हेलो बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया होंगे। आज बात करते हैं परमाणु, एटम। ये एक चैप्टर है नया फिजिक्स में और ये 3 नंबर का आएगा आपकी बार एनसीईआरटी के सिलेबस में। तो ये मॉडर्न फिजिक्स की बात चल रही है, उस सेकंड भाग की बात कर रहे हैं। ये अध्याय नंबर 12 है। परमाणु आखिरकार क्या है, थोड़ा सा बेसिक समझते हैं। ये केमिस्ट्री का पार्ट है। केमिस्ट्री के बारे में बहुत ही अच्छे से समझाते हैं ये टीचर, जब 11th क्लास में पार्ट आता है एटम, परमाणु। तो बेसिकली अपन समझते हैं, फिजिक्स के पार्ट में तो बाद में चलते हैं, थोड़ी बेसिक जानकारी ले लेते हैं। परमाणु एक खोखला गोला होता है और इनके मध्य में नाभिक स्थित होती है। और परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है, जिसकी त्रिज्या होती है 10⁻10 मीटर। तो इसका मतलब होता है इसकी जो साइज है वो 1 एंगस्ट्रॉम होती है। 1 एंगस्ट्रॉम में 10⁻10 मीटर होती है। ठीक है बच्चों। अब परमाणु का त्रिज्या है वो 10⁻10 मीटर है और परमाणु के केंद्र में नाभिक स्थित होता है और परमाणु अधिकांश भाग खोखला होता है। अब इन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट करते हैं 12th फिजिक्स में, तो इन्होंने कैसे पार्ट ले रखा है, ये तो आपका पार्ट हो गया। अब थॉमसन मॉडल का परमाणु ज्ञात करते हैं या परमाणु का थॉमसन मॉडल के बारे में चर्चा करते हैं। तो ध्यान से देखिए आप क्या टॉपिक डालते हैं नया। थॉमसन मॉडल का परमाणु सिद्धांत। देखो बच्चों, एक गोलाकार बनाते हैं और ये गोलाकार आकृति, और इसकी जो त्रिज्या है वो 10⁻−10 मीटर, 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर होती है। ठीक है। और धनावेश भाग होता है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। तो थॉमसन मॉडल ने परमाणु के बारे में यह कहा कि यह गोलाकार आकृति होता है, संपूर्ण भाग इसका खोखला होता है और एक समान रूप से आवेशित वितरित होता है, धनावेशित। और उसके मध्य में इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस तरह से व्यवस्थित होते हैं जैसे एक तरबूज होता है। जब आप तरबूज को काटते हो तो उसके अंदर जो लाल गिरी है वो तो होगा एक समान रूप से धनावेशित, और मध्य में जो काले काले बीज हैं वो इलेक्ट्रॉन की तरह धसे हुए होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन की तरह व्यवस्थित होते हैं। ये सिद्धांत दिया था थॉमसन मॉडल ने। थॉमसन मॉडल ने क्या कहा कि माना कि एक संपूर्ण भाग होता है, खोखला होता है, उसकी त्रिज्या 10⁻10 मीटर कोटि की होती है और उसमें एक समान रूप से आवेशित होता है, संपूर्ण धनावेशित होता है, जिसके मध्य में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तरबूज के मध्य में जो काले काले बीज हैं इस तरह से व्यवस्थित होते हैं और यह एक विद्युत उदासीन होता है। परमाणु एक विद्युत उदासीन होता है। उदासीन होता है। ठीक है बच्चों। अब थॉमसन मॉडल ने बताने के बाद में इसकी कमियां क्या रह गई, कमियां को भी चर्चा करते हैं। कमियां इसकी ये रह गई, एक तो रदरफोर्ड के स्पेक्ट्रम के बारे में नहीं समझा सका थॉमसन मॉडल है। थॉमसन मॉडल रदरफोर्ड की स्पेक्ट्रम व्याख्या नहीं कर सकता। एक तो यह कमी आपकी कि थॉमसन मॉडल की रदरफोर्ड की व्याख्या नहीं कर पाया थॉमसन ने। एक आपका होगा अल्फा कण के प्रकीर्णन के बारे में नहीं समझा पाई। दूसरी कमी होगी अल्फा कण के प्रकीर्णन।
बारे में सके। ठीक है बच्चों, तो ये तो आपका पार्ट था थॉमसन मॉडल का। थॉमसन मॉडल के बाद में रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया। जितना आपकी तरफ से थॉमसन ने जो जानकारी थी वो बता के रख दी। कुछ अपवाद आए, कुछ कमियां निकल के आई। उन कमियों को ठीक करने के बाद जस्ट उनके पीछे है रदरफोर्ड, जो आप कहते हो ना प्रोटॉन की खोज करने वाला वैज्ञानिक। इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी कर लीजिए आप। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन की खोज एक तो रदरफोर्ड ने नाम दिया था और गोल्डस्टीन ने खोज की थी। एक जे थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन की खोज करने वाला कौन था बच्चों? जे थॉमसन। और न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने। ये कई बार पूछ लेते हैं। अब प्रोटॉन को तो आप पी से व्यक्त करते हो, न्यूट्रॉन को n 0 से उदासीन होता है, इलेक्ट्रॉन को माइनस से व्यक्त कर सकते। आया समझ में? ये इसका पार्ट। और जितना ज्यादा डेप्थ में है वो अपन न्यूक्लियर नाभिक का जब चैप्टर शुरू होगा उसी से संबंधित अपन याद कर लेंगे। ये आपके पास में थोड़ी सी जानकारी हो जानी चाहिए। कई बार पूछ लेते हैं कि प्रोटॉन की खोज करने वाले वैज्ञानिक थे, नाम किसने दिया था? नाम रदरफोर्ड ने दिया था। खोज किसने की थी? गोल्डस्टीन ने। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने। और न्यूट्रॉन एक स्मॉल n 0 से व्यक्त किया जाता है। इसका मतलब इसके ऊपर कोई आवेश नहीं होता, ये उदासीन होता है। इलेक्ट्रॉन की खोज करने वाला जे थॉमसन था, ये इलेक्ट्रॉन को व्यक्त करते हैं। इस तरह से थॉमसन मॉडल ने समझा दिया कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। इसकी त्रिज्या है 10 मीटर होती है या 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर होती है। एक समान रूप से संपूर्ण धनावेशित होता है, जिसके मध्य में इलेक्ट्रॉन इस तरह से व्यवस्थित होते हैं जैसे तरबूज में बीज व्यवस्थित होते हैं। और ये इनकी कमियां क्या रह गई थी? और उन्होंने कहा कि परमाणु एक उदासीन है। इसका मतलब ये हो गया कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों का मान बराबर है, तभी तो न्यूट्रॉन का मान निकल के आएगा, उदासीन होगा। उदासीन का मतलब होता है न तो इसमें प्रोटॉन उपस्थित है न इसमें इलेक्ट्रॉन का मान ज्यादा है, दोनों की मान की समानता ही है, दोनों का अंतर शून्य है, तो वो उदासीन है। कमियां है कि एक तो रदरफोर्ड की स्पेक्ट्रल व्याख्या नहीं कर पाई, एक अल्फा प्रकीर्णन के बारे में नहीं समझा पाई कि कौन सा अल्फा प्रकीर्णन किस बारे में काम करता है। उसके जस्ट बाद रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की व्याख्या करते हैं। इतने में इस पार्ट को समझिए। अब देखिए बच्चों, थॉमसन मॉडल की जो कमियां थी उस कमियों को दूर किया था रदरफोर्ड ने। और प्रोटॉन की खोज करने वाला कौन था? प्रोटॉन की खोज करने वाला जो वैज्ञानिक था गोल्डस्टीन था। नाम किसने दिया था? रदरफोर्ड ने। ये एक रेडियो एक्टिव पदार्थ है। अब रेडियो एक्टिव पदार्थ जब टूटता है या विघटित होता है, अल्फा बीटा गामा कण में परिवर्तन हो जाता है। तो यहाँ जो अल्फा कण है इसका मतलब होता है एक टू हीलियम नाम का कण उत्सर्जन करता है। तो यह टूटता है परमाणु क्रमांक और यह द्रव्यमान संख्या है, यह एक तत्व है हीलियम। तो एक अल्फा कण जब उत्सर्जित होता है तो हीलियम जितना एक रेडियो एक्टिव पदार्थ को उत्सर्जन करता है। तो यहां से क्या होता है, रेडियो एक्टिव पदार्थ जब विघटित होता है उसमें से अल्फा कण जब निकलते हैं और वो श्रवण पन्नी से टकराने के बाद इनके कुछ अलग अलग प्रयोग है, वो प्रयोग के बारे में चर्चा करते हैं। ध्यान से देखते क्या है। देखो बच्चों ध्यान से, मैं यही ले रहा हूं। उन्होंने ये कहा कि यह आपका गोलाकार आकृति है, परमाणु का आकार है वो क्या है, एक समान रूप से क्या है, गोलाकार है। और परमाणु के अंदर नाभिक है, नाभिक जेडीसी। अब कह रहा है कि जिसमें अल्फा कण है वो अधिकांश कण परमाणु का भाग खोखला होता है, वो सीधे निकल जाते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये होगा कि रदरफोर्ड ने एक तो निष्कर्ष ये दिया था, निष्कर्ष एक ये दिया था कि अधिकांश अल्फा कण परमाणु में से सीधे निकल जाते हैं।
इससे ये स्पष्ट होता है। परमाणु का भाग अधिकांश खोखला होता है। ठीक है, ये आपको पता चल गया होगा इस डायग्राम से। कहने का मतलब अल्फा कण है वो क्या है, श्रवण पन्नी से टकराए कर वो नाभि के बिना संपर्क आए हुए सीधा निकल जाते हैं। सीधी जो निकल जाते हैं अल्फा कण, तो रदरफोर्ड ने यह अनुमान लगाया कि परमाणु का जो अधिकांश भाग है वो खोखला होता है। वो खोखला होने की वजह से तो सीधे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। अगर कोई अवरोधक पार्ट होता है या कोई चीज ऐसी होती तो इलेक्ट्रॉन को नहीं जाने देती। तो उसमें उन्होंने अपनी तर्क को चेंज करते, पर उन्होंने स्पष्ट तर्क तो यह रखा कि अधिकांश भाग खोखला होने की वजह से इलेक्ट्रॉन सीधा निकल जाते हैं। सीधा निकलने से क्या होगा, ए पार्ट आपका क्लियर हो गया। दूसरा निष्कर्ष उन्होंने क्या दिया कि जब कोई अल्फा कण जब नाभि के संपर्क में आते हैं ना, तो ये डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं। इसका मतलब ये और ये डायरेक्शन, इसका मतलब ये होता है कि जब कुछ अल्फा कण या मान से अधिक कण, अधिक अल्फा कण नाभि के संपर्क में सतह पर या अधिक अल्फा कण नाभि के सतह के संपर्क में आने पर, के सतह के संपर्क में आने पर अपने मूल पथ से विचलित हो जाते हैं। तो दूसरा उन्होंने निष्कर्ष ये दिया कि जब अल्फा कण है वो नाभि के संपर्क का मतलब नाभि की रेंज की सतह से जब गुजरते हैं तो वो अपनी दिशा बदल देते हैं और वो कण क्या परिकीर्ण हो जाते हैं, विक्षेपित हो जाते हैं। तो उन्होंने ये एक स्पष्ट रूप से अनुमान लगाया कि नाभिक में या परमाणु में कोई एक ऐसी शक्ति है या ऐसा कोई केंद्र में पावर है जो परमाणु से भी ज्यादा पावरफुल लगता है, जो अल्फा कण को सीधा निकलने नहीं दे रहा। वो क्या करता है, अपनी दिशा को चेंज कर देता है। और कुछ एक अल्फा कण ऐसा होता है जो नाभि के संपर्क में आता है और वो उसी दिशा में आता है तो उसी दिशा में लौट जाता है। तो तीसरा इसका निष्कर्ष ये निकला रदरफोर्ड में, 8000 में से एक अल्फा कण नाभिक के केंद्र से टकराकर उससे दिशा लौट जाता है। इन्होंने 3 निष्कर्ष निकाले। तो फर्स्ट निष्कर्ष तो यह निकाला कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है जिसमें से अल्फा कण वो बिना विक्षेपित हुए सीधे निकल जाते हैं। और दूसरा निष्कर्ष यह देखा कि जब कोई नाभिक की सतह या संपर्क में जब कोई अल्फा कण आते हैं वो अपनी मूल दिशा से विचलित हो जाते हैं और वो परिकीर्ण हो जाते हैं। तीसरा उन्होंने देखा कि 8000 अल्फा कण के जब बौछार कराते हैं तो उसमें से कोई एक नगण्य कण जब नाभिक के केंद्र पे आता है उसकी जो डायरेक्शन सब विक्षेपित नहीं होती है, जिस दिशा से वो इलेक्ट्रॉन आता है उसी दिशा से विक्षेपित हो जाता है। तो इससे यह निष्कर्ष निकला कि परमाणु का अधिकांश भाग तो खोखला है, बट खोखला पार्ट होने के बावजूद केंद्र के अंदर ऐसी कोई शक्ति है, वो क्या है, इलेक्ट्रॉन के जो अल्फा कण है वो गुजरने नहीं देती, जिसका नाम दिया था नाभिक। यह तो आपका पार्ट हो गया। अब नाभिक की परिभाषा क्या होगी। परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। परमाणु के केंद्र में संपूर्ण धनावेश या द्रव्यमान के केंद्र को नाभिक कहते हैं, जो स्थित होता है वो नाभिक कहते हैं। तो नाभिक को जेड से व्यक्त करते हैं। तो मैं डायग्राम बना रहा हूँ, आपको टेक्निकल तौर पे समझा रहा हूँ बच्चों, देखो ध्यान से। ये आपका पार्ट है, सही डाले तो देखिए बच्चों, नाभिक का मतलब होता है कि परमाणु के केंद्र में एक संपूर्ण द्रव्यमान या संपूर्ण धनावेश का केंद्रित स्थित होता है, उसे नाभिक कहते हैं, जिसको जेड से व्यक्त किया जाता है। देखिए बच्चों,
इसकी जो त्रिज्या है ना बच्चों, इसकी जो त्रिज्या वो तो होती है 10 की पावर 10 मीटर, और नाभिक की जो त्रिज्या होती है ना वो होती है 10 की घात 15 मीटर, जिसको एक फर्मी भी बोलते हैं, एक फर्मी। और इसमें कितना होता है 10 की घात -15। तो अगर कई बार कंपटीशन में आपसे पूछ लिया जाता है, इसको एक एंगस्ट्रॉम भी बोलते हैं, तो वो पूछ लिया जाता है कि 10 की घात -10 मीटर ज्यादा होती है, 10 की घात -15 मीटर ज्यादा होती है, तो माइनस में ये मान बड़ा होगा इससे, पॉजिटिव में ये मान बड़ा होता है पर नेगेटिव में ये मान बड़ा होगा, ये छोटा होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो नाभिक का जो आकार है वो परमाणु से छोटा होता है, जो केंद्र में स्थित है। ये संपूर्ण धनावेश का केंद्र भाग है, जो केंद्रित में स्थित होता है द्रव्यमान, वो केंद्र में स्थित होता है, जैसे नाभिक कहते हैं। आया समझे? ये आपका पार्ट है रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन। दोबारा समझा देता हूं कि रेडियो एक्टिव पदार्थ जब को विघटित करते हैं तो इनमें से एक अल्फा कण निकलता है। अल्फा कण सोने की पत्ती में से जब गुजारा जाता है, बौछार कराई जाती है, उसमें से अधिकांश कण है वो सीधे निकल जाते हैं, कुछ कण विक्षेपित हो जाते हैं, और 8000 कणों की जब बौछार करता है कोई एक कण, वो उसी दिशा में लौट जाता है। यह तो उनके निष्कर्ष थे। और रदरफोर्ड ने यह भी एक साथ साथ में निष्कर्ष निकाला कि परमाणु है वो अधिकांश भाग खोखला होता है, जिसकी त्रिज्या 10 की घात -10 मीटर होती है। इसके केंद्र में संपूर्ण धनावेश के द्रव्यमान का केंद्र स्थित होता है, जिसे नाभिक कहते हैं, जिसको जेडी से व्यक्त करते हैं, जिसकी त्रिज्या 10 की घात -15 मीटर या एक फर्मी के बराबर होती है। यह तो आपका रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट था, इन्होंने निष्कर्ष दिए। अब रदरफोर्ड की क्या कमियां देखते हैं, क्या कमियां रह गई थी रदरफोर्ड से, और आगे उन्होंने क्या क्या प्रचलन बताई, इनके बारे में डिस्कस करते हैं। इतने में इस पार्ट को थोड़ा सा समझिए। देखिए बच्चों, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां, कमियां का मतलब होती हैं कि रदरफोर्ड में बताने के बावजूद कुछ कमियां रह जाती हैं। उन कमियों को कोई ना कोई वैज्ञानिक दूसरा प्रूव करता है और आगे बढ़ता है। यही पार्ट है मॉडर्न फिजिक्स में, और ये रसायन विज्ञान का एक पार्ट होते हैं। रसायन विज्ञान में जितने भी जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने रिएक्शन दे रखे हैं, जिनके कुछ अपवाद हैं, वो दूसरे वैज्ञानिकों ने किया, उन अपवाद को दूर करते गए, उनमें से कुछ अपवाद आते गए, उनका ये प्रोसेस चलता रहा। इसी तरह से यहाँ भी कुछ साइंटिस्टों का प्रोसेस ऐसा ही है। थॉमसन मॉडल ने बताया अपनी जानकारी, कुछ कमियां थी, उनकी कमियों को दूर किसने किया? रदरफोर्ड ने। और रदरफोर्ड की भी कुछ कमियां रह जाती हैं, वो बोर मॉडल ने कमियां दूर की। तो इसका सबसे मेन पार्ट की कमी यह रह गई थी, इस रदरफोर्ड ने तो यह कहा कि जब कोई इलेक्ट्रॉन है ना, वो जब कोई चक्कर लगाता है ऐसे वर्ताकार कक्ष में, वर्ताकार कक्ष में जब कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ से चक्कर लगाता है, और यह चक्कर लगाता हुआ और यह इलेक्ट्रॉन जब नाभिक में गिरता है, तो कह रहा है कि अपने संपूर्ण ऊर्जा खत्म करके गिर जाना चाहिए, और जबकि ऐसा नहीं होता है। तो इसका मतलब बोर मॉडल ने कुछ ना कुछ ऐसा कहा है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन अपनी स्थायित्व कक्षा में चक्कर लगाते हैं, तब जाके उसकी ऊर्जा का क्या उत्सर्जन नहीं होता, वो अपनी स्थायित्व कक्षा में क्या ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं कर पाते, वो लगातार ऑर्बिट पे चक्कर लगाते हैं। तो रदरफोर्ड ने ये नहीं समझा पाई। रदरफोर्ड ने तो अपने को ये देखा कि जब कोई वर्ताकार नाभिक में कोई चक्कर लगाता है इलेक्ट्रॉन्स, वो चक्कर लगाते हुए अपनी ऊर्जा संपूर्ण जैसे वो नष्ट हो जाती है, वो नाभिक में गिर जाना चाहिए था, और जबकि ऐसा नहीं होता है। वास्तव में दिया हुआ कि परमाणु के नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हुए इलेक्ट्रॉन सतत रूप से ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, जिसकी त्रिज्या कम होती है, अतः इलेक्ट्रॉन को नाभिक में गिर जाना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। दूसरा क्या है, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन सतत रूप से ऊर्जा विकृत करता है। विकृत का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जाओं को खोता है या उत्सर्जन करता है, या कमी होती है इलेक्ट्रॉन के मान में, जिससे इसका स्पेक्ट्रम सतत होना चाहिए, सतत एक समान रूप से। और जबकि परमाणु का स्पेक्ट्रम तो रेखीय होता है। रेखीय पार्ट देखते हो ना आपने, लाइमन, बोमर, पासन, ब्रैकेट, फुंड, इस तरह से ऐसा होना चाहिए। और यह रदरफोर्ड ने दोनों की कमियों को दूर नहीं कर पाई, तब जाकर बोर मॉडल ने इसके बारे में चर्चा की थी। तो अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि रदरफोर्ड की व्याख्या बताइए, या प्रायोगिक प्रदर्शन के बारे में समझाइए, या उनके बारे में समझाइए, या निष्कर्ष दीजिए, या उनकी दो कमियां लिखिए, तो फर्स्ट कमी तो ये लिखनी है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, और चक्कर लगाते हुए अपनी ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, लास्ट में अपनी संपूर्ण ऊर्जा खत्म करते ही उसको नाभिक में गिर जाना चाहिए, और जबकि ऐसा नहीं होता है। दूसरा यह कहा था परमाणु
रदरफोर्ड ने कि जब कोई इलेक्ट्रॉन विसर्जन करता है, अपनी ऊर्जाओं को खोता है, तो इसका जो परमाणु का आकार है, तो इसका क्या स्पेक्ट्रम सतत होना चाहिए, जबकि सतत नहीं होता है, ये क्या होता है, रेखीय होता है, रेखीय आकार में। ये पार्ट कमियों को नहीं समझा पाए रदरफोर्ड ने। आगे के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इसके बारे में चर्चा की थी। और नाभिक के बारे में आपको पता ही चल गया होगा बच्चों, दोबारा समझिए आप, ये जेड इन नाभिक है। तो आपने कहा कि संपूर्ण परमाणु के संपूर्ण द्रव्यमान केंद्र के भाग को ही नाभिक कहते हैं। केंद्र का मतलब केंद्र भाग को केंद्रित करता है, उसे नाभिक कहते हैं। और नाभिक में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन्स, वो नाभिक के चारों ओर वर्ताकार कक्ष में चक्कर लगाते हैं इलेक्ट्रॉन्स। और परमाणु का जो अधिकांश भाग होता है वो उदासीन होता है, उदासीन। परमाणु में कोई आवेश नहीं होता है, एक तरह का उदासीन गोला होता है। और इलेक्ट्रॉन्स है वो नाभिक में वर्ताकार कक्ष में चक्कर लगाते हैं। और परमाणु का खोखले भाग में एक संपूर्ण धनावेश द्रव्यमान का केंद्र के केंद्रित भाग होता है, उसी को नाभिक कहते हैं। एक ये पार्ट आपका निष्कर्ष आपने देख ही लिए कि अधिकांश भाग सीधे निकल जाते हैं अल्फा कण, कुछ अल्फा कण होते हैं नाभिक के संपर्क में आकर विक्षेपित हो जाते हैं, कोई एक कण नगण्य के बराबर वो उसी दिशा में विक्षेपित हो जाते हैं। ये उनका निष्कर्ष था, ये इनकी कमियां थी। ये कमियां आने के बाद बोर मॉडल ने इसके बारे में चर्चा की थी। ये टॉपिक आगे की वीडियो में देखते हैं। जस्ट ये मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट है, थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट है, तो ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है। इसमें थोड़ी सी कमांडिंग कर दीजिए, आप लगातार टेक्स्ट बुक को पढ़िए और आराम से पढ़ेंगे तो ये चीज़ें कोई इतनी हार्ड नहीं, आराम से समझ जाएंगे। नॉर्मल वे से समझिए, ज़्यादा हार्ड नहीं समझिए, बेसिक से सीखते हुए आगे बढ़िए। इनसे जितने भी कंटेंट्स हैं, जितने भी आपको मटेरियल मिलता है उसको पढ़ते रहिए। और इसी उम्मीद के साथ में मैं वीडियो क्लोजअप करता हूँ। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और तब तक के लिए मेरे को इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।